नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुप्ता कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 9 to 12th एकेडमिक क्लासेज में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे द्वारा आप लोगों को क्लास 10th मैथ की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो इसी क्रम में हम आपके लिए आज चैप्टर का नाम जिसका है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका पहला पार्ट आज आपके सामने होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो जैसे कि दो चर से पहले आता है कि एक चर क्या होता है। क्योंकि अगर दो है तो इसके पहले दो से पहले क्या आता है, संख्या एक आती है। तो वही समझते हैं कि दो चर वाले से पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी आपको दी जा रही है। एक चर जैसे ये मैंने लिख दिया यहाँ 2x, ठीक। यहाँ लिख दिया मैंने 3y, यहाँ मैंने लिख दिया 4z, ठीक। तो यहाँ अगर बात करते हैं, ये देखिए 2x 3y 4z, या अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इसको ऐसे लिख दें, इक्वेशन के रूप में लिखते हैं ऐसे 4x माइनस 3x इक्वेशन 0, ठीक। तो यहाँ अगर देखा है तो ये भी x है, ये भी x है, यानी इसमें इसकी चर बात करते हैं तो ये कितने की 1 वेरिएबल्स, यानी एक चर का है इक्वेशन। और तब फिर दो चर क्या हुआ, तो इसी प्रकार आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि दो चर क्या हुआ कि ये हो जाएगा आपका जैसे 4x हो गया इधर, अब ये हो गया -3y, अब ये बराबर हो गया 0, ठीक। तो ये जो है यहाँ ये देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, तो यानी हो गया दो चर, ठीक। यानी इसमें x एक है आपका एक चर, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, y दूसरा चर हो जाएगा, ठीक। चर अचर के बारे में आपको जानकारी चाहिए। चर अचर आप लोग जान ही रहे हैं कि चर अचर क्या होते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है, इक्वेशन किसी का, जैसे हमारे कोई भी इक्वेशन ये होता है, जैसे ये हो गया 2x प्लस 3y, ये बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी ये किसी न किसी का क्या है, ये हल है, ठीक है। यानी अगर कोई जैसे x या y का वैल्यू ज्ञात होगी, तो ये अगर बराबर आपके 0 है तो उसी को क्या कहा जाता है, इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आइए जैसे अब द लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब जैसे देखिए लीनियर मतलब होता है, आपको बताया गया था, आपको रैखिक समीकरण बताया गया था, उसमें आपका एक घात एक आता था, घात दो आता था, उसको दो घात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, घात वन को लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ अगर 2x प्लस 3y की बात करते हैं, तो यहाँ x की घात कितनी है, एक है, और यहाँ y घात कितनी है, एक है। तो यानी ये प्रकार से क्या है, ये एक रैखिक समीकरण, यानी जिसकी घात एक को क्या है, रैखिक समीकरण। अगर मैं यहाँ अगर बात कर देता, यहाँ अगर 2x की पावर अगर 2 हो जाता, तो ये हमारा क्या हो जाता, द्विघात समीकरण हो जाता, ठीक है। तो आइए पहले एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 6x प्लस 7y प्लस 8, ये बराबर है 0, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो मैंने चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर की बात करते हैं तो इसमें x है, इसमें क्या है, y है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, ठीक। तो ये क्या हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसकी घात भी एक है, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है। तो ये क्या हो गए, दो चर और रैखिक समीकरण, इसकी घात भी है, किसकी भी घात है। तो ये क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हो गए। और समीकरण क्या हो गया, समीकरण भी समझ ही रहे, क्या ये बराबर क्या है 0 है, तो ये भी बराबर क्या है 0 है। तो ये क्या हो जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर बात करते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, या इसको हिंदी में अगर बोले तो व्यापक समीकरण इसे बोला जाता है, ठीक है। तो और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहाँ ये a और b जो बोला जाता है, a हो गया, b हो गया, और फिर से लिखते हैं इक्वेशन को, ax प्लस by प्लस c, ये बराबर 0, ठीक। तो जहाँ a b और c ये क्या हो जाएंगे, ये सब बराबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना, एक रियल नंबर होने चाहिए। और यानी क्या, a और bx
ए एक्स बी वाई और सी, जहाँ जिसमें से ए बी और सी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और अच्छा, ये जो मैंने अभी एक इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन जो मैंने लिखा था, चलिए सही है, ठीक। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा था, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0, और अगला इक्वेशन लिखा था 6x प्लस 7y प्लस 8, और ये बराबर मैं लिखा था 0, ठीक। तो अब तो अगर मैं दोनों वैल्यू यहाँ मान लूँ, ये a है, ये b है, ये c है, अब इसको भी a b c माने, तब तो फिर सवाल लगाना तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसको जो ये माना जाता है, क्या माना जाता है, a1 माना जाता है, इसको माना जाता है b2, इसको माना जाता है, इसको माना जाता है c1, अब इसको क्या माना जाता है, a2 b2 c2, ठीक। इसको माना जाता है c2। तो और जहाँ मैंने अभी भी बताया आपको, जहाँ a b और c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक। अब इसी क्रम में जो होता है, आइए हम आपको एक इसके लिए जो इसका इतना तो आपको समझ में आया होगा, इसका इक्वेशन अब 2 वेरिएबल्स इक्वेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ उदाहरणों को समझते हैं कि सवाल कैसे हल होगा, इसका पहला चैप्टर, ठीक है। तो अब है एक सवाल, पहला क्या एग्जाम्पल लिखा है, रोमिला एक स्टेशनरी दुकान में गई और वहाँ 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी, और उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 4 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसका हमको पहले बीजगणित का एक इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन के बाद इसको हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब देखिए क्या, रोमिला एक स्टेशनरी दुकान में क्या गई, 9 रुपए की पेंसिल, यानी पेंसिल के लिए, यानी जो पेंसिल है ये पेंसिल के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, अलजेब्रियाइक इक्वेशन के रूप में, अलजेब्रियाइक अचर क्या मानेंगे, पेंसिल के लिए मानेंगे x, और रबड़ के लिए क्या मानेंगे, y मानेंगे। रबड़ के लिए क्या मानेंगे, आप लोग इसको नोट्स भी बनाते रहिएगा, और विश्वास करिए आपको जो भी पढ़ा दिया जाएगा वो आपको इसी पेपर में आपको इसी में से ही मिलेगा, कोई बाहर से कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा, ठीक। तो पेंसिल के लिए अचर राशि हम लोग ने क्या माना है, अरे सॉरी, अचर नहीं, चर राशि मैंने क्या माना है, x माना है, और रबड़ के लिए क्या माना है, y माना है, ठीक। अब इसके लिए आइए इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा, क्या लिखा है कि रोमिला एक दुकान पर गई। इक्वेशन तो बनाना सबको आता होगा, बहुत ही सरल तरीका है बनाने के लिए, ठीक है। यानी क्या है, रोमिला एक स्टेशनरी दुकान पर गई है जहां उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे, यानी 9 रुपए में 2 पेंसिल, यानी पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत क्या होगी, मान लीजिए एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की जो कीमत होगी, छोटा पड़ रहा है, एक पेंसिल की जो कीमत होगी, ठीक है ना, एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, x रुपए, क्योंकि हमको तो पता नहीं है, ठीक। और एक रबड़ की कीमत कितनी होगी, एक रबड़ की कीमत कितनी होगी, y रुपए, ठीक है, क्या होगी, बराबर y रुपए, ठीक है, y रुपए होगी, ठीक। तब जो हो जाएगा, इसका बीजगणितीय समीकरण के रूप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो बीजगणितीय इक्वेशन के रूप में समीकरण क्या, चूंकि उसने क्या खरीदा, 2 पेंसिल खरीदा है तो 2x रुपए है, और रबड़ की कीमत कितनी है, 3 है, ठीक है, 3y, और ये बराबर हो जाएगा 9, ठीक। ये उसका हो गया पहला इक्वेशन, ठीक।
यानी फिर ध्यान समझिएगा इसको। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई, 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, और उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ खरीदी। तो इसका हमको बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन करना है और ग्राफीय बनाना है। तो 2x + 3y = 9 कैसे आया? जहाँ देखिए एक पेंसिल की कीमत x रुपये और रबड़ की कीमत है 3 रुपये, तो 2x + 3y बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आइए अब जो सोनाली ने खरीदा उसके लिए बनाएं, जो नई तरीके से जो इसमें क्वेश्चन लिख रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा है कि नई तरीके से 18 रुपये में उसने खरीदा है। तो एक पेंसिल की कीमत यदि x रुपये है तो 4 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 4x, और 6 रबड़ की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y है। तो पूरी कीमत ये बराबर किसके हो गया? 18 रुपये की। ये किसके बराबर हो गया? 18 रुपये के क्या हो गया बराबर। अब ये इक्वेशन तैयार है, ठीक। अब इतना तो सबको समझ में आएगा। कोई अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उस पर लाइक कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं कि रोमिला ने एक स्टेशनरी दुकान पे गई, 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी, और उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल, हो सकता है कोई नई कंपनी का पेंसिल, जैसे पहले जब हम लोग छोटे थे तो नटराज पेंसिल आती थी, अब तो कौन सी नई सब पेंसिल आ गई, तो हो सकता है पेंसिल नई मॉडल की हो, ठीक। तो उस नई मॉडल में उसने ख़रीदा हो, तो उसकी कीमत क्या थी? 18 रुपये में उसने 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीद लिया उसने, ठीक है। यानी अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपये है तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी है? 2x रुपये, ठीक है। और अगर रबड़ की कीमत y रुपये है तो 3 रबड़ की कीमत 3y। उसी प्रकार उनकी सहेली सोनाली ने भी क्या खरीदा है? अगर x रुपये तो 4 पेंसिल की कीमत 4x और रबड़ की कीमत 6y, ठीक है। ये हो गया। तो ये इक्वेशन बना। अब इसको हमको क्या करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, किस प्रकार से ग्राफ के इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है? जैसे 2x + 3y बराबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, जैसे देखिए क्या था ये 2x + 3y। आप कक्षा 9 में जो है ग्राफिकल निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, और इक्वेशन से किस प्रकार से हल होता है आपको सबको पता है। आइए x और पहले y का वैल्यू, अगर x y का वैल्यू अगर हमको ज्ञात हो जाएगा तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से, अगर x बराबर यहाँ 0 मान लें, x बराबर क्या मान लें? x और ये बॉक्स है, यहाँ x और y की वैल्यू लिखी जाएगी। ऐसे बताते रुकिए, इक्वेशन लिखिए थोड़ा छोटा देखिए 2x + 3y, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर 0 मानते हैं, ठीक, x बराबर 0 मानते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब y बराबर अगर 0 मानते हैं, y बराबर अगर 0 मानते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4.5, ठीक है। अच्छा कैसे आया? बहुत लोग सोच रहे हैं भैया बता तो दिए, कैसे आया? देखिए ये जो x की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखिए? 0 रखिए। जब 0 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बचता है? 0 बचता है, ठीक है। अब जब यहाँ ये 0 बचा तो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। यानी अब ये मेरे पास क्या इक्वेशन तैयार हुआ? 3y = 9, जहाँ y की वैल्यू क्या है? 3 आ गई, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए ये है y = 0 दूसरा, ठीक। तो y बराबर जब यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y = 0, तो क्या हो जाएगा? केवल बचेगा मेरे पास 2x बचेगा, और क्या बचेगा? 9 बचेगा। तो जहाँ x बराबर क्या है? अब x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 9/2, और 9/2 की वैल्यू कितना होता है? 4.5। इतना सबको समझ में आया होगा, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन जो उनकी मित्र सोनाली ने, तो वो इक्वेशन बना था क्या कि वो क्या करती थी? 4x + 6y = क्या हो जाता था? 18, ठीक। ये 18 हो गया। अब यहाँ क्या करिए, x बराबर हम 0 रखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, 0 रखें तो क्या 4 × 0 तो हो जाएगा 6y बराबर। तब यहाँ ये क्या होगा? किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? केवल हमको 0 मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6y बराबर, तब क्या हो जाएगा? 6y = 18, जहाँ y बराबर इसको इधर कर लिया जाए, चूँकि इस इक्वेशन है, मैंने अभी बताया था ना, चूँकि इक्वेशन किसे कहते हैं? बराबर है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3, यानी क्या x बराबर 0 रखने पर वैल्यू क्या मिली? 3 मिली। अब हम क्या करते हैं? y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर अगर हम 0 रखेंगे, देखिए x बराबर 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी मिली है? 3 मिली। अब y वैल्यू हम 3 रखते हैं, y वैल्यू जैसे 3 रखेंगे, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 4, एक मिनट इक्वेशन सही फिर से लिखते हैं। इक्वेशन को क्या है, इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, किसी संख्या में अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 3 आ रही है। ठीक, अब हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3, और x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा, एक निर्देशांक ज्यामिति, ये देखिए आप ये इसको बना लीजिए, ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं 9th की क्लास में, आपने इसकी जानकारी ली। यानी 0 3 और क्या हो जाएगा 3 1, उस वाले में जो इसके पहले जो मैंने इक्वेशन बनाया था, ठीक है, उसमें मिला था 0 3 और 4.5 और 0। ठीक है, पहले आइए उसको पूरा लिख लेते हैं कि क्या क्या मिला था हमको दोनों इक्वेशन के लिए। एक पहला इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन फर्स्ट था उसके लिए मुझे वैल्यू मिली थी क्या, 0, 3। ठीक है ना, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 आई थी, और y जो है y की वैल्यू, अब दूसरा जो इक्वेशन बन रहा था जब y जिसमें x बराबर 4.5 रखा जा रहा था तो उसकी वैल्यू क्या मिली थी, y बराबर 0 मिली थी। ये एक इक्वेशन के लिए था। दूसरा जो इक्वेशन जो सोनाली, ये किसके लिए था, रोमिला के लिए। ठीक है, और जो सोनाली के लिए इक्वेशन था तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब x बराबर 0 रखा गया था तो इसकी वैल्यू भी क्या मिली थी, 3 मिली थी। ठीक है, और दूसरा ये था जब x की वैल्यू 3 रखी गई थी तो y वैल्यू कितनी मिली थी, 1 मिली थी। ये तो इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आइए इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ग्राफ इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मान लीजिए x एक्सिस, इसको मान लीजिए y एक्सिस। ठीक है ना, एक आपको बस अब इतना सबको पता होगा, यहाँ वह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये हो गया। अब आइए से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो एक वैल्यू थी 0 और 3 थी। ठीक है, तो 0 3 यहाँ दो प्रकार से इक्वेशन देखिए 3 ये है, अब ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये x की वैल्यू 0, ये यहाँ 0 ही रहेगी, और y की वैल्यू किस पर आ रही है, 3। तो यानी ये 0 और 3 का जो बना था इक्वेशन, तो किस पे रिप्रेजेंटेशन होगा, इस पर होगा। ठीक है, और एक दूसरा बना था 4.5 और 0 बना था। ठीक है, तो 4.5 यानी 4 और 5 के बीच, यानी यहाँ। ठीक है, तो 4.5 x एक्सिस के लिए 4.5, तो y वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ये सब आप नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। ठीक है ना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि इतने छोटे बोर्ड में है तो इसमें पूरा लिखना क्या आ जाए संभव नहीं है, इसलिए जो बनाए आप लोग नोट्स बनाते रहिए, कापी में लिखते रहिए। ठीक है, अब जो वैल्यू है, वैल्यू हमको चूँकि हम याद है, इसलिए हम उसी प्रकार रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4, और y की जब क्या था, x की वैल्यू 4.5 थी तो y कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, यानी 4.5 ये हो गया, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई। ठीक, और दूसरा एक था वैल्यू 3 और 1, यानी जब x की वैल्यू 3 थी तो y वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। ठीक है, y वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या बना, देखिए इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ इसका, ये और ये हुआ। ठीक, इसको बना लीजिए, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, ये वैल्यू इधर बन गई। ठीक है, अब आइए इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे इक्वेशन क्या कर दिया जाता है, ऐसे आप लोग सीखे होंगे, ऐसे हमको कुछ नहीं बना दीजिए। ठीक, और ये जो हो जाएगा, ये किस, अभी देखिए थोड़ा लंबा कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या था, ये किसके लिए, जब 4x प्लस ये जो ये सीधी लाइन, आप जाइए देखिए, अब हमको ये इतना पहले बना लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको एक चीज़। बन गया, अब आइए देखते हैं, देखिए कि ऐसे बना था, एक ऐसे बना था। ठीक है, लाइन ऐसी बनी थी। ठीक है, और उसके बाद क्या करते, एक ऐसे इक्वेशन कर रहा था। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये किसके लिए था, जो ये वाला इक्वेशन, ये था 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये इसके लिए था। इसको आप लोग बनाइए पहले जल्दी से। अब उसके बाद दूसरा बनाते हैं, दूसरा ये था इसी का सेम, ऐसे करिए, ऐसे करिए। ठीक है ना, अब ये नीचे के लिए, तो एक मिनट इसको फिर से यूज करते हैं। देखिए ये ऐसे हो गया, और ये हो गया ऐसे। ठीक है, और ये हो गया ऐसे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y
और ये बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको ये बराबर 9 के है, इधर इसको इधर लिख देते हैं, इधर दर्शा देते हैं क्या है 2x + 3y और ये बराबर 9 ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस प्रकार ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब आइए इसी प्रकार इसी क्रम में एक दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए। अब आते हैं 3.1 जिसका चैप्टर का नाम जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, आप देखिए ये कह रहा है सवाल, देखिए पहला सवाल, आफताब मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, इक्वेशन मैं बनाऊंगा। अब आप लोगों को इसको क्या करना है, लगा के लाना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। ठीक है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफिकल रूप में इसको क्या करना है, दर्शाना है। सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, आइए इसको लगाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए बस इक्वेशन बना देता हूँ। सवाल आप लोगों ने ध्यान से देख लिया होगा, आपके पास किताब भी उपलब्ध होगी। ठीक है ना। अब हम आपको बस केवल इसमें केवल इक्वेशन करेंगे। अब आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बताया गया, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आफताब देखिए, पहली बात परसेंटेज आफताब का और किसका, उसकी पुत्री का। आफताब का जो परसेंटेज है वो क्या है, x है, और उसकी पुत्री का जो है परसेंटेज कितना है, y है। ठीक है, अब अच्छा ये बताइए 7 वर्ष पहले, यानी दोनों तो 7 वर्ष पहले होंगे, ऐसा तो है नहीं 7 वर्ष पहले, तो दोनों में से तो घटेगा। 7 वर्ष पहले ये आफताब की है और उसकी पुत्री की क्या है, डॉटर की भी तो क्या है वो y-7 है। ठीक है, दोनों की उसके, और ये किसका है, आफताब का। ठीक है, 7 साल पहले दोनों। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, आइए हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कौन, जैसे आफताब x-7 है। ठीक, क्या कहते हैं, अब ये y=7, आइए इसके ऊपर समझते हैं। ठीक है, y=7 है, x-7 और y-7। ठीक है, अब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का, यानी क्या हो जाएगा, अगर उसके ये 7 कैसे आए, देखिए 7 वर्ष पहले आफताब अपनी पुत्री का मतलब होता है गुणे, अपने पुत्री का कितना है, 7 गुना, नहीं 7 गुणे -1। अब दोनों इक्वेशन ये बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करके इसका आंसर लिख देता हूँ, x-7 = -42। अच्छा सॉल्व करने के, लेकिन आपको समझा सकते, देखिए x-7 ये हो गया। ठीक है, x-7y है भैया, वही तो कह रहा हूँ, क्या है 2 चर है ना इसमें, वही तो। ठीक है, देखिए ये 7y, अब ये 7 7 49 ये -7 है, अब ये -7 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7, और ये रहेगा क्या माइनस, आइए बता ही देते हैं। जैसे क्या था, x-7, ठीक है, ये हो गया, और ये बराबर था 7 गुणित चूँकि y-7 से। ठीक है ना, आता फिलहाल सबको आगा, इसको सॉल्व करना सबको आता होगा। ठीक है, हो जाएगा x-7 = 7y-49। ठीक है, ये इधर आएगी प्लस हो जाएगा x-7y, ये बराबर -49 + 7। अभी देखिए बड़ा चिन्ह किस में, -47 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, लेकिन बड़ा चिन्ह माइनस में था, यहाँ -42। तो वही मैंने अभी इक्वेशन बनाया था, क्या बनाया था इक्वेशन नहीं तो बनाया था, x-7y = -42। ठीक है, ये अब कह रहा है 3 साल बाद, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी ही रह गई। ठीक है, यानी अब देखो 3 साल बाद, यानी क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 साल बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आफताब, यानी आफताब जी हैं क्या हो जाएंगे, x+3 हो जाएंगे, और उनकी पुत्री जी भी क्या हो जाएंगी, y+3। अब क्या कह रहा है कि अब केवल मैं
जो है 3 गुनी ही, क्या लिखा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है, 3 गुनी आयु का रह जाएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। x + 3 बराबर 3y + 3, 5 + 3, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 3y = 6, ठीक। अब ये तो 2 इक्वेशन बना है, 2 इक्वेशन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ और आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्वयं से करना होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, अगले दिन आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। 2 इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, ये है, ठीक है। अब इसका आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको अगले दिन बताया जाएगा, ठीक। धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, अगले दिन आपको ये भी बता दिया जाएगा। ये इक्वेशन आपके दो इक्वेशन आपके लिए है, ठीक है। पहला सवाल भी है इसका, 3.1 का पहला सवाल है, ठीक है। जैसा भी होगा बताइएगा और हमारे चैनल 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।